तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा, मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन है? आपकी हड्डी है। और आपके शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। जन्म के समय 300 से अधिक होती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वैसे वैसे घटती जाती है। तो एक जो बच्चा होता है जिसकी उम्र 5 से 8 वर्ष है, उसमें 260 से 270 अस्थियां होती है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। और अस्थि में रोगों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को ऑर्थोलॉजी कहा जाता है। हमारे अस्थियों में 2 प्रकार की कोशिका होती है, एक ओस्टियोसाइट, एक ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोसाइट होती है बेटा हड्डियों के निर्माण में सहायक होती है, जो ओस्टियोक्लास्ट होती है वो हड्डियों की मरम्मत में सहायक होती है। अस्थि में जो प्रोटीन होती है बेटा वो आपके सामने है, एक होती है ओसिन प्रोटीन और एक होती है म्यूकोप्रोटीन। अस्थियों का निर्माण किससे होता है? कैल्शियम कार्बोनेट व कैल्शियम फॉस्फेट। हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मानव कंकाल तंत्र के टॉप 50 क्वेश्चनों के बारे में। गाइज इस वीडियो में लिए हुए सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड है। अब तक आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में कंकाल तंत्र से जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ में करवाने वाला हूं। और आगे आने वाली परीक्षाओं में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको उनके बारे में भी बताने वाला हूं। गाइज जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा सभी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ में करवाऊंगा ताकि आपको अच्छे से याद रहे, रटने की जरूरत नहीं पड़े। दूसरी बात गाइज इस वीडियो में मैं आपको 5 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। प्रत्येक क्वेश्चन में 10 प्लस क्वेश्चन की जानकारी दूंगा, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चनों में हम 50 से 60 क्वेश्चन की जानकारी लेंगे। सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्टिव है, इसलिए बेटा वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना है। अब आपका समय खराब ना करते हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। यह रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 1। देखिए भैया ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बेटा सीपीओ की एग्जाम में। सीपीओ जो एसआई की एग्जाम होती है ना, उसमें बेटा आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए बोन यानी कि हड्डियां, ऑप्शन नंबर बी एडिपोज टिश्यू यानी कि वसीय ऊतक, ऑप्शन नंबर सी है ब्लड यानी कि रक्त या रुधिर, और ऑप्शन नंबर डी है बेटा कार्टिलेज यानी कि उपास्थि। गाइज जब भी किसी क्वेश्चन को किया जाता है तो बेटा सबसे पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा जाता है। अगर आपको बेटा क्वेश्चन समझ में आ गया तो बेटा 100 में से 50% संभावना रहती है कि आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। इसलिए जब भी बेटा कभी भी क्वेश्चन करो आप तो भैया सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक है। बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके शरीर का सबसे कठोर ऊतक क्या है। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ऊतक के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो आइए जानते हैं बेटा टिश्यू के बारे में। टिश्यू ऊतक क्या है? देखिए बेटा आपने अगर कोशिका वाला चैप्टर पढ़ा है तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है या मानव शरीर की क्रियात्मक या संरचनात्मक इकाई होती है, या मैं कहूँ कि सजीवों की सबसे छोटी इकाई या सजीवों के शरीर की सबसे क्रियात्मक और संरचनात्मक जो इकाई होती है वो होती है कोशिका। और जब बेटा एक जैसी कोशिका समूह बना लेती है तो बेटा उसे कहा जाता है ऊतक टिश्यू। तो मैं लिख देता हूं कि एक जैसी कोशिकाओं का समूह है। एक जैसी कोशिकाओं का समूह है जो बेटा एक जैसा कार्य करते हैं। एक जैसे कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है बेटा? टिश्यू ऊतक कहलाता है। ठीक, ऊतक के बारे में अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को कहा जाता है बेटा हिस्टोलॉजी। क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। बेटा जो ऊतक होते हैं ये ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर आता है एपिथेलियल टिश्यू, जिसे कहा जाता है बेटा उपकला ऊतक।
जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है बेटा उपकला उत्तक। अब भी बेटा लिख लेता हूं, फिर आपको अच्छे से समझाऊंगा। नंबर 2 पर आता है भैया कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, इसे कहा जाता है भैया संयोजी उत्तक। पहला कौन सा है बेटा, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा कौन सा है बेटा, मस्कुलर टिश्यू। तीसरा है बेटा मस्कुलर टिश्यू, यानी कि पेशीय उत्तक। और चौथा है बेटा न्यूरल टिश्यू, यानी कि तंत्रिका उत्तक। बोलो बेटा, इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई, बोलो। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि भैया टिश्यू क्या है। तो ऐसे कोशिकाओं का समूह, ऐसी कोशिकाओं का समूह बेटा जो एक जैसा कार्य करते हैं, ऐसे कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है बेटा, उत्तक कहा जाता है। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है, या एक जैसी कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है बेटा, उत्तक कहलाता है। कोशिका के बारे में तो आप जानते हो बेटा, ये सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि सजीवों के शरीर की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका के बारे में तो बेटा अलग से चैप्टर पढ़ाया जाता है, आपको अच्छे से पता होगा। तो बेटा एक जैसी कोशिकाओं का समूह या फिर कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है बेटा, उत्तक कहलाता है। और इस उत्तक के बारे में आप विज्ञान की जिस शाखा में पढ़ते हो उस शाखा को बेटा हिस्टोलॉजी कहा जाता है। याद रखना बेटा, आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तक की डेफिनेशन पूछी गई है। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि उत्तक का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है, तो हिस्टोलॉजी कहा जाता है। अब गाइस, ये जो उत्तक होते हैं बेटा, ये जो टिश्यू होते हैं, इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पर आता है एपिथेलियल टिश्यू यानी कि उपकला उत्तक। नंबर 2 पर आता है कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी उत्तक। नंबर 3 पर आता है मस्कुलर टिश्यू यानी कि पेशी उत्तक। नंबर 4 पर आता है न्यूरल टिश्यू यानी कि तंत्रिका उत्तक। तो अब उत्तक के बारे में आप अच्छे से समझ गए कि भैया उत्तक की डेफिनेशन ये है, उत्तक अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वो ये है, और उत्तक 4 प्रकार के होते हैं, उनका नाम ये है। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। मैंने कहा कि मानव शरीर का सबसे कठोर उत्तक है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो याद रखना बेटा, ये जो 4 प्रकार है इनमें बेटा सबसे ज्यादा हमारे शरीर में पाए जाने वाला उत्तक कौन सा है? सबसे ज्यादा पाया जाने वाला उत्तक है बेटा कौन सा? कनेक्टिव टिश्यू संयोजी उत्तक। अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है बेटा, ये भी 4 प्रकार का होता है, ये भी 4 प्रकार का होता है, जिनमें से नंबर 1 पर आता है बेटा बोन, नंबर 2 पर आता है एडिपोज टिश्यू, नंबर 3 पर आता है ब्लड, और नंबर 4 पर आता है बेटा कार्टिलेज। आपने सुन रखा होगा बेटा, हमारी जो हड्डियां होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई होती है। हड्डियां कठोर व सख्त होती है। तो बेटा याद रखना, ये जो बोन्स होती है, आपकी जो हड्डियां होती है, ये एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। लेकिन साथ ही साथ में ये भी ध्यान रखना है, हमारे शरीर का सबसे कठोर उत्तक भी है। ये बेटा हमारे शरीर का सबसे कठोर उत्तक भी है। गाइज, आपने सुना होगा जब भी ब्लड की डेफिनेशन लिखाई जाती है तो ये लिखाया जाता है कि ब्लड क्या है? एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। ब्लड क्या है बेटा? एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। बेटा पूरी चीज कॉन्सेप्ट के साथ में बता रहा हूं, इतना अच्छे से आपको कोई नहीं बताएगा। ब्लड क्या है बेटा? एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। और हमारे शरीर का सबसे कठोर उत्तक कौन होती है बेटा? आपकी हड्डियां होती है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट व कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई होती है। एक कठोर व सख्त होती है, इसमें लचक नहीं पाई जाती, इसलिए बेटा ये कठोर होती है। और भैया जब एक जैसी कोशिका समूह बना लेती है तो उत्तक का निर्माण होता है। तो हमारे शरीर में जो उत्तक होते हैं वो किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं। एक्चुअली में अंग भी कोशिकाओं से बने होते हैं।
इतनी बात क्लियर है। हमारा पूरा शरीर बेटा कोशिकाओं से बना होता है, आप ये भी कह सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब बेटा जानते हैं भैया हड्डियों के बारे में, बोन के बारे में, जहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, मिटा देता हूं। बेटा मेरी एक एक लाइन से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना। एक एक लाइन से जो चीज बोर्ड पे लिखी हुई है, जो चीज मैं बोलता हूं बेटा, वहां से सभी से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए या फिर आने की संभावना है। देखिए हड्डियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भैया हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो बेटा याद रखना, एक जो वयस्क व्यक्ति होता है, इस वयस्क में 206 अस्थियां होती है। कितनी होती है? 206। और बेटा जन्म के समय कितनी होती है हमारे शरीर में? तो बेटा जन्म के समय होती है लगभग में 300, या फिर आप कह सकते हो कि 300 से अधिक, 300 या फिर 300 से अधिक। और एक बच्चे में कितनी होती है? तो भैया बच्चे में थोड़ी कम हो जाती है, 260 से आप 270 कह सकते हो या 280 के आसपास कह सकते हो। क्योंकि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है वैसे वैसे ही बेटा ये 300 हड्डियां होती है, उनमें से कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती है, जिसके कारण जब तक व्यक्ति एक अडल्ट एज में जाके पहुंचता है उस समय उसके शरीर में बेटा 206 हड्डियां रह जाती है। इसलिए हमेशा कहते हैं कि मानव शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है बेटा वो 206 होती है। इतनी बात क्लियर है? बोलो बेटा, इतनी बात क्लियर? ओके। अब बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे मैंने कहा कि ऊतकों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार बेटा हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है? तो बेटा उस शाखा को कहा जाता है भैया ओस्टियोलॉजी। क्या कहा जाता है? ओस्टियोलॉजी कहा जाता है। और भैया बात करें अस्थि में रोगों का अध्ययन की, आपकी अस्थि में कोई रोग हो गया, अगर उस रोगों का अध्ययन करना है तो किस शाखा में करोगे? अस्थि में रोगों का अध्ययन। बेटा जो कुछ लिखा रहा हूं सभी चीज इंपॉर्टेंट है, तो वो है भैया ऑर्थोलॉजी। ऑर्थोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अस्थि में रोगों का अध्ययन किया जाता है। इतनी बात क्लियर है? ओके गाइस, जी सभी क्वेश्चन आपसे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। याद रखना बेटा, आपकी जो अस्थि होती है, इस अस्थि में 2 प्रकार की कोशिका होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की क्या होती है? कोशिका होती है। एक होती है बेटा ओस्टियोसाइट और एक होती है ओस्टियोक्लास्ट। जो ओस्टियोसाइट जो सेल होती है बेटा ये हड्डियों के निर्माण में सहायक होती है, और बेटा जो ओस्टियोक्लास्ट होती है ये हड्डियों की मरम्मत में सहायक होती है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आपकी अस्थियों में कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो बेटा ओस्टियोसाइट कोशिका पाई जाती है और ओस्टियोक्लास्ट कोशिका पाई जाती है। ओस्टियोसाइट जो कोशिका होती है बेटा वो हड्डियों के निर्माण में सहायक होती है, और ओस्टियोक्लास्ट जो कोशिका होती है वो हड्डियों की मरम्मत में सहायक होती है। जो हड्डियों की मरम्मत में सहायक होती है। और बात करें बेटा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया आपकी जो अस्थि होती है, आपकी जो हड्डी होती है, उसमें कौन सी प्रोटीन होती है, उसमें कौन सी प्रोटीन होती है, तो याद रखना बेटा एक होती है ओसिन प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन, और दूसरी होती है बेटा म्यूकोप्रोटीन। ये 2 प्रोटीन का नाम याद रखना। अब बात आती है बेटा कि हड्डियों का निर्माण, तो हमारी हड्डियों का जो निर्माण होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट व कैल्शियम फॉस्फेट से होता है। बोलो क्या ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए? गाइस रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो क्वेश्चन करवाऊंगा कॉन्सेप्ट के साथ में करवाऊंगा, अच्छी चीजें आपको बताने वाला हूं, ताकि आपके मन में बेटा कोई भी डाउट ना रहे। पढ़ो वो चीजें पढ़ो जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। इसे फालतू की चीज तो बहुत सारी है।
तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा, मानव शरीर का सबसे कठोर उत्तक कौन है? आपकी हड्डी है। और आपके शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। जन्म के समय 300 से अधिक होती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वैसे वैसे घटती जाती है। तो एक जो बच्चा होता है जिसकी उम्र 5 से 8 वर्ष है, उसमें 260 से 270 अस्थियां होती है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। और अस्थि में रोगों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को ऑर्थोलॉजी कहा जाता है। हमारे अस्थियों में दो प्रकार की कोशिका होती है, एक ओस्टियोसाइट, एक ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोसाइट होती है बेटा हड्डियों के निर्माण में सहायक होती है, जो ओस्टियोक्लास्ट होती है वो हड्डियों की मरम्मत में सहायक होती है। अस्थि में जो प्रोटीन होती है बेटा वो आपके सामने है, एक होती है ओसिन प्रोटीन और एक होती है म्यूकोप्रोटीन। अस्थियों का निर्माण किससे होता है? कैल्शियम कार्बोनेट व कैल्शियम फॉस्फेट से होता है। बोलो क्या ये सारी कहानी आपको समझ में आई? आशा करता हूं बेटा बहुत अच्छे से आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए भैया ओके। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको मेरे बारे में बता देता हूं। देखिए मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए ₹1 देने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर विजिट करें। चलो भैया अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चले ओके। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट लगा लीजिए। मैंने कहा ना बेटा कि जो क्वेश्चन करवाने वाला हूं बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाने वाला हूं, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। गाइज आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए लिगामेंट, ऑप्शन नंबर बी है मसल्स, ऑप्शन नंबर सी है टेंडन, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। भाई अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, ठीक है। एक डायग्राम बना लेते हैं। कुत्ते के मुंह में बेटा आपने कुछ इस तरीके से हड्डी देखी होगी। एक हड्डी हो गई, एक हड्डी और बना लेता हूं। ये लो, ये है बेटा आपकी बोन 1, अंदर ही लिख देता हूं। ये है बेटा आपकी बोन 1 यानी कि हड्डी नंबर 1, और दूसरी है बेटा बोन नंबर 2 यानी कि हड्डी नंबर 2। अब बेटा दोनों हड्डियों को जो जोड़ने का कार्य करता है, आपकी इन दोनों हड्डियों को जो जोड़ने का कार्य करता है वो कौन करता है बेटा? वो करता है लिगामेंट। कौन करता है बेटा? वो करता है भैया लिगामेंट। कौन करता है? लिगामेंट। इसे हिंदी में स्नायु या फिर तंतु कहा जाता है। स्नायु या फिर तंतु कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? स्नायु या तंतु कहा जाता है। इतनी बात क्लियर? तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो बेटा लिगामेंट करता है, स्नायु करता है। हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य कौन करता है? लिगामेंट करता है, स्नायु करता है, तंतु करता है, ठीक है। अब बेटा आपकी जो हड्डी होती है इससे क्या जुड़ी हुई होती है? इससे जुड़ी हुई होती है बेटा पेशी। क्या जुड़ी हुई होती है बेटा? पेशी जुड़ी हुई होती है। ये क्या है? ये है बेटा पेशी, मांसपेशी, मसल्स। अब बेटा ये जो हड्डी से जो पेशी जुड़ी हुई होती है, ये हड्डी के साथ जुड़कर या अस्थि के साथ जुड़कर, हड्डी के साथ जुड़कर गति प्रदान करने में सहायक होती है। किसको? हड्डी को गति प्रदान करने में सहायक होती है। कौन बेटा? पेशी। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इस हड्डी को इस पेशी से यानी कि हड्डी को मसल से जोड़ने का कार्य कौन करता है,
तो बेटा आपकी इस हड्डी को पेशी से जोड़ने का कार्य कौन करेगा? ये करेगा बेटा टंडन। कौन करेगा? टंडन। इसे कहा जाता है कंट्रा। तो देखिए यहां से बेटा मैंने आपके 3 क्वेश्चन क्लियर करवाए कि एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो लिगामेंट, स्नायु या तंतु करता है। एक हड्डी को पेशी से जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो बेटा टंडन, कंट्रा करता है। जो पेशी होती है बेटा यह हड्डी के साथ में जुड़कर इसे गति प्रदान करने में सहायक होती है। कौन? मसल्स, आपकी पेशी। अब बेटा बात की जाए तो आपने एक चीज सुनी होगी कि अत्यधिक शारीरिक परिश्रम के समय पेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाने के कारण हमें थकान महसूस होती है। दोबारा बोलता हूं, अत्यधिक शारीरिक परिश्रम करते समय आपकी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाने के कारण आपको थकान महसूस होती है। जी हाँ, बिल्कुल, बात बिल्कुल सही है। अगर आप शारीरिक अत्यधिक परिश्रम कर रहे हो और बेटा आपकी जो मांसपेशियां होती है उसमें लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है और जिसके कारण बेटा आपको जिसके कारण आपको थकान महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए बेटा होता क्या है, जब आप अत्यधिक शारीरिक परिश्रम करते हो तो आपकी मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन की क्रिया होती है और उस अवायवीय श्वसन की क्रिया के तहत जो ग्लूकोज होता है बेटा, उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं तोड़ा जाता, उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तोड़ा जाता है एंजाइमों की सहायता से या कुछ उत्प्रेरक की सहायता से, जिसके कारण बेटा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और लैक्टिक अम्ल के निर्माण के कारण हमें थकान महसूस होती है। अगर बेटा उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निर्माण होता, लेकिन यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण नहीं हो रहा है। यहाँ पर बेटा किसका निर्माण हो रहा है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो रहा है। यही कारण है बेटा कि अत्यधिक शारीरिक परिश्रम के समय जो आपकी मांसपेशियां होती है उनमें लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है अवायवीय श्वसन की क्रिया के तहत और जिसके कारण बेटा हमें थकान महसूस होती है। क्या बात है आपको समझ में आई? ओके। बात करें बेटा कि भैया जो मसल्स मांसपेशियां होती है इनकी संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है? तो बेटा पेशियों की संख्या हमारे शरीर में होती है 639। इन पेशियों की संख्या हमारे शरीर में होती है बेटा लगभग में 639। अगर आपको ऑप्शन में आएगा बेटा तो 100 में से 100% यही आएगा, और भी हो सकता है 700 के आसपास के मान भी दिए हुए हैं। वो ऑप्शन के तहत पर बहुत सारी पुस्तकों में, बहुत सारी किताबों में बेटा ये जो पेशियों की संख्या है वो 700 के आसपास भी बताई गई है, लेकिन आपको यही ध्यान रखना है और इसी के तहत आपको ऑप्शन सही करके आना है। ठीक है। अब बेटा कुछ पेशियां हैं जिनके नाम मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि सबसे बड़ी पेशी कौन सी है, सबसे लंबी पेशी कौन सी है, सबसे छोटी पेशी कौन सी है, सबसे मजबूत पेशी कौन सी है, सबसे सक्रिय पेशी कौन सी है, सबसे व्यस्त पेशी कौन सी है। ये सारी चीजें बता देता हूं, लेकिन उससे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि पेशियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपकी पेशियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आप बता सकते हो बेटा कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो बेटा आपकी पेशियों में पाई जाती है, प्रोटीन के बारे में बात करें तो एक्टिन व मायोसिन। एक्टिन व मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। ये दो प्रोटीन है बेटा, एक्टिन और मायोसिन। ये दोनों प्रोटीन जो होती है बेटा ये आपकी पेशियों में होती है और पेशियों की संख्या कितनी होती है? 639 होती है। अब कुछ पेशियों के नाम लिखते हैं। बेटा आप बताइए मुझे सबसे छोटी पेशी कौन सी है? सबसे छोटी पेशी कौन सी है? तो बेटा सबसे छोटी जो पेशी होती है वो है स्टेपेडियस। कौन सी है बेटा? स्टेपेडियस है। स्टेपेडियस जो कि हमारे कान में होती है। अब बात करें बेटा कि सबसे लंबी पेशी कौन सी है? सबसे लंबी पेशी कौन सी है भैया? तो सबसे लंबी पेशी है बेटा साइटोरियस। कौन सी है? साइटोरियस। और ये होती है बेटा हमारी जांघ में।
अब बात करते हैं सबसे बड़ी पेशी कौन सी है। सबसे बड़ी पेशी कौन सी है बेटा? ये एक एक जो चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूं बेटा, ये एक एक क्वेश्चन आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? सबसे छोटी पेशी हो गई बेटा स्टेपिडियस, सबसे लंबी पेशी हो गई बेटा साइटोरियस, और सबसे बड़ी पेशी होती है बेटा ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस, ये बेटा सबसे बड़ी पेशी है। ये भी आपके पैर में होती है, जांग में होती है। बोलो। अब बात करते हैं बेटा सबसे मजबूत पेशी कौन सी है। अरे भाई सबसे लंबी देख ली, सबसे छोटी देख ली, सबसे बड़ी देख ली, तो मजबूत भी देख लेते हैं। तो बेटा सबसे मजबूत जो पेशी होती है वो होती है मेसेटर। दिख रहा है आपको? और ये मेसेटर पाई जाती है बेटा आपकी जीभ में। आपके जीभ की जो पेशी होती है वो होती है बेटा मेसेटर। इतनी बात क्लियर? ओके। और बात करते हैं सबसे व्यस्त पेशी कौन सी है भैया? सबसे व्यस्त पेशी कौन सी है? तो बेटा सबसे व्यस्त पेशी जो होती है वो होती है बेटा आपकी कार्डियक, आपके हृदय की, आपके हृदय की। ये बेटा सबसे व्यस्त पेशी है। और बात करें सबसे सक्रिय पेशी कौन सी है? सबसे सक्रिय पेशी कौन सी है? तो बेटा सबसे सक्रिय पेशी होती है आइरिस। कौन सी बेटा? आइरिस। बोलो। ये सारी चीजें बेटा आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो आपको पता होना जरूरी है। बोलो क्या ये चीजें समझ में आए? एक बार और रिवीजन करवा देता हूं बेटा। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके। देखिए बेटा मैंने आपसे कहा कि अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो बेटा आपका लिगामेंट करता है। और आपकी अस्थि को पेशी से जोड़ने का कार्य कौन करता है? टेंडन करता है। अब बात आ जाती है बेटा पेशी की, मसल्स की, मांसपेशियों की। तो बेटा जो पेशी होती है वो अस्थि के साथ में जुड़कर के गति प्रदान करने में सहायक होती है। ठीक। हमारे शरीर में इन पेशियों की संख्या कितनी होती है? 639 होती है। और बेटा पेशियों में कौन सी प्रोटीन होती है? तो एक्टिन में मायोसिन प्रोटीन होती है। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि सबसे छोटी पेशी कौन सी है? तो आपके कान में पाई जाती है स्टेपेडियस। सबसे लंबी पेशी साइटोरियस, सबसे बड़ी पेशी ग्लूटियस मैक्सिमस, सबसे मजबूत पेशी मेसेटर, सबसे व्यस्त पेशी कार्डियक, और सबसे सक्रिय पेशी होती है बेटा आइरिस। बोलो क्या चीजें क्लियर हुई? क्या आपको लग रहा है कि वास्तव में ही अच्छा कंटेंट मिल रहा है? तो बहुत अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट नहीं लिया था बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि मेरा दिल खुश हो जाए। और बेटा अगर आप चैनल पर नए आए हो तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपके पास हमारी ऐसी ही रोचक और महत्वपूर्ण वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो चले बेटा। ओके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके भैया। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। गाइस ये आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है ये लेब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया है, राजस्थान लेब असिस्टेंट के एग्जाम में। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हथौड़े के आकार की अस्थि है। गाइस आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए मेलियस, ऑप्शन नंबर बी है इनकस, ऑप्शन नंबर सी है स्टेपिज, ऑप्शन नंबर डी है फीमर। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है बेटा तो कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए आपसे ऐसा कहा है कि जो हेमर होता है उसके समान कौन सी अस्थि दिखाई देती है, यानी कि हथौड़े के आकार की अस्थि कौन सी है। तो गाइज आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेलियस। एक्चुअली में होता क्या है बेटा, हमारा जो कान होता है इस एक कान में 3 अस्थि पाई जाती है, दूसरे कान में भी 3 अस्थि होती है और इनकी संख्या होती है टोटल 6। कितनी होती है बेटा? टोटल 6।
नंबर 1 पर जो पहली अस्थि पाई जाती है बेटा वो यही पाई जाती है मेलियस। नंबर 2 पर जो अस्थि पाई जाती है बेटा वो पाई जाती है इनकस। और नंबर 3 पर जो अस्थि पाई जाती है वो ये पाई जाती है बेटा स्टेपीज। तो जो मेलियस अस्थि है बेटा और जो स्टेपीज अस्थि है, अधिकांश आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन दोनों अस्थियों से पूछे जाते हैं। मेलियस अस्थि का आकार हथौड़े के समान होता है, इस वजह से बेटा इसे हेमर अस्थि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा इसे हेमर अस्थि भी कहा जाता है। और यही क्वेश्चन बेटा आपसे राजस्थान लेबर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया था कि हेमर अस्थि किस अस्थि को कहा जाता है, तो बेटा कहा जाता है भैया मेलियस को। किसे कहा जाता है बेटा? मेलियस को कहा जाता है। याद रखना बेटा जो स्टेपीज होती है ये बेटा मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। ये भैया मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। और बेटा बात की जाए फीमर, तो मैं आपको बता दूं ये जांघ की अस्थि है। और ये बेटा मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है। बेटा ये दोनों क्वेश्चन ना जाने आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में कितनी बार पूछे गए कि मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है। गाइज 2010 से पहले जो क्वेश्चन आते थे रेलवे में, यकीन मानिए गाइज रेलवे की हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी और मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है। हर बार रेलवे में बेटा फेमस थे ये क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी और मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है। तो जो स्टेपीज है बेटा कान की अस्थि है, जो फीमर है वो आपके जांघ की अस्थि है, पैर की अस्थि है। जो स्टेपीज होती है ये मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। और बेटा जो पैर की अस्थि है, जांघ की अस्थि है, फीमर, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है। याद रखना बेटा आपके कान के 3 पार्ट होते हैं। एक बाह्यकरण होता है, एक मध्यकरण होता है, एक अंत्यकरण होता है। तो जो मध्यकरण होता है बेटा उसमें आपकी ये अस्थियां होती है। गाइज आपसे एक बार रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया था, नोट लगाकर लिख देता हूं कि भैया कान का प्राथमिक कार्य क्या है। इस कान का प्राथमिक कार्य क्या है? इस कान का प्राथमिक कार्य क्या है? तो बहुत सारे ऑप्शन थे जैसे कि सुनना, उनमें से एक ऑप्शन था जो अधिकांश स्टूडेंट करके आए थे। लेकिन बेटा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ये होगा कि शरीर का संतुलन बनाए रखना। शरीर का संतुलन बनाए रखना। बोलो मजा आ रहा है नहीं आ रहा पढ़ने में? चीजें अच्छी बता रहा हूं या नहीं बता रहा? बता रहा। तो कान का प्राथमिक कार्य क्या है बेटा? शरीर का संतुलन बनाए रखना। गाइज आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कान के पर्दे को क्या कहा जाता है। कि जो कान का पर्दा होता है इस कान के पर्दे को क्या कहा जाता है? तो याद रखना बेटा कान के पर्दे को कहा जाता है टिम्पेनम। क्या कहा जाता है बेटा? टिम्पेनम कहा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कान का जो दिखाई देने वाला भाग है, कान का जो दिखाई देने वाला भाग है या कान का जो बाहरी भाग है, दिखाई देने वाला भाग या फिर बाहरी भाग है, उसका नाम क्या है भैया? तो कान का जो दिखाई देने वाला भाग है या जो बाहरी भाग है ये वाला, इसे कहा जाता है बेटा पिन्ना। क्या कहा जाता है? पिन्ना कहा जाता है। या फिर कहा जाता है बेटा कर्ण पल्लव। या फिर क्या कहा जाता है? कर्ण पल्लव कहा जाता है या फिर पिन्ना कहा जाता है। तो आशा करता हूं बेटा ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या इस क्वेश्चन में जानकारी कम है क्या? और जानकारी देते हैं। चलो आप संतुष्ट होने चाहिए। आप
जब एग्जाम दो तो बेटा आपकी परीक्षा में आपसे क्वेश्चन होना चाहिए, ये हमारा मकसद होता है। और अगर आप हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो मैं गारंटी के साथ दावा करता हूं कि बेटा बायोलॉजी से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो। देखिए बेटा, एक अस्थि के बारे में और बता देता हूं, और वो अस्थि है बेटा गले की अस्थि। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है गले की अस्थि से, वो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि गले की अस्थि का नाम क्या है। तो बेटा हायोड है। याद रखना बेटा, हायोड एक ऐसी अस्थि है जो मानव शरीर की किसी अन्य अस्थि से जुड़ी हुई नहीं होती, लेकिन अगर आप देखोगे ओवरऑल तो मानव शरीर की प्रत्येक अस्थि किसी न किसी अस्थि से जुड़ी हुई होती है। ये एकमात्र ऐसी अस्थि है जो किसी अन्य अस्थि से जुड़ी हुई नहीं होती। इस कारण बेटा इसे स्वतंत्र अस्थि भी कहा जाता है। इस कारण इसे स्वतंत्र अस्थि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? इसे स्वतंत्र अस्थि भी कहा जाता है। इसका आकार आपसे पूछा जा सकता है कि इसका आकार कैसा होता है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान इसका आकार होता है। और बात करें इसके बारे में, तो बेटा जब भी किसी इंसान को फांसी दी जाती है तो फांसी के समय दिखाई दे रहा है, तो फांसी के समय क्षतिग्रस्त होने वाली जो अस्थि है बेटा, फांसी के समय क्षतिग्रस्त होने वाली जो अस्थि है बेटा, वो कौन सी है? वो ये है बेटा हायोड। तो गले की अस्थि का नाम क्या है? हायोड। स्वतंत्र अस्थि किस अस्थि को कहा जाता है? हायोड। किस अस्थि का आकार अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान है? तो हायोड का। फांसी के समय क्षतिग्रस्त होने वाली अस्थि कौन सी है बेटा? हायोड है। आशा करता हूं बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके बेटा, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चले भैया आगे। ओके, देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब कंकाल तंत्र पढ़ रहे हो और भैया अस्थियों के नाम ना सीखे तो फिर मतलब क्या हुआ बेटा? अब बहुत सारी अस्थियों के नाम मैं आपको बताने वाला, जहां से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो सबसे मजबूत अस्थि है। सबसे मजबूत अस्थि कौन सी है बेटा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जबड़े की अस्थि, ऑप्शन नंबर बी है गाल की अस्थि, ऑप्शन नंबर सी है आंख की अस्थि, और ऑप्शन नंबर डी है पैर की अस्थि। गाइज, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। देखिए बेटा, मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जबड़े की अस्थि। हमारा जो जबड़ा होता है बेटा, उसकी 2 अस्थियां होती है। एक है बेटा ऊपरी जबड़ा और एक होता है बेटा निचला जबड़ा। बेटा जो ऊपरी जबड़ा होता है इसमें 2 अस्थि होती है और उन्हें कहा जाता है मैक्सिला बोन। और निचला जबड़ा होता है बेटा, इसकी एक अस्थि होती है मैंडिबल बोन। मैंडिबल बोन। देखिए, ये आपका जबड़ा है, ये निचला जबड़ा है बेटा, यहां से लेकर के ये वाला, और जो ऊपरी जबड़ा होता है वो ये वाला है। 2 अस्थि होती है, इसे मैक्सिला बोन कहा जाता है, एक ये वाला एक ये वाला। निचला जबड़ा ये है। तो जो सबसे मजबूत अस्थि होता है, मजबूत अस्थि होती है बेटा, हमारे शरीर की सबसे मजबूत अस्थि वो ये होती है बेटा निचले जबड़े की मैंडिबल बोन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे मजबूत अस्थि होती है बेटा किसकी होती है? जबड़े की होती है। आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया गाल की अस्थि को क्या कहा जाता है? तो याद रखना बेटा, जो गाल की अस्थि होती है उसे कहा जाता है जाइगोमेटिक बोन। ठीक है। आंख की अस्थि को क्या कहा जाता है? तो बेटा ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि भैया आंख की अस्थि को क्या कहा जाता है? तो आंख की अस्थि को कहा जाता है बेटा लेग क्राइमल बोन। पैर की अस्थि बेटा, हमारे पैर में जो सबसे फेमस अस्थि है वो है बेटा फीमर। और याद रखना बेटा, ये सबसे भारी अस्थि है।
ये सबसे बाहरी अस्थि है और बेटा दूसरी सबसे मजबूत अस्थि है। दूसरी सबसे मजबूत अस्थि है। और बेटा ये फीमर जो है बेटा, मैं आपको पहले पढ़ा चुका है क्वेश्चन में कि ये मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि होती है। उसके अलावा ये सबसे भारी अस्थि है, दूसरी सबसे मजबूत अस्थि है। सबसे मजबूत अस्थि जबड़े की होती है, वो भी निचले जबड़े की, वो भी मैंडिबल बोन। गाल की अस्थि को जाइगोमेटिक कहा जाता है, आंख की अस्थि को लेक्राइमल कहा जाता है। और बात करते हैं बेटा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया तालवा की अस्थि को क्या कहा जाता है, तालवा की जो अस्थि होती है, इस तालवा की अस्थि को क्या कहा जाता है? कहा जाता है बेटा पेलेटाइन। क्या कहा जाता है बेटा? पेलेटाइन कहा जाता है। पेलेटाइन को ठीक। और बात करते हैं बेटा सीने की अस्थि को क्या कहा जाता है? तो बेटा सीने की अस्थि को कहा जाता है स्टर्नम। क्या कहा जाता है बेटा? स्टर्नम कहा जाता है। गाल की अस्थि को जाइगोमेटिक बोन कहा जाता है, आंख की अस्थि को लेक्राइमल बोन कहा जाता है और जबड़े की अस्थि को मैक्सिला मैंडिबल कहा जाता है। आंख की अस्थि मैंने आपको बताई दी। इसके अलावा बेटा कुछ ऐसी महत्वपूर्ण अस्थियां हैं जिनके बारे में आपसे आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे कि नाम पूछ लिया जाता है कि ब्यूटी बोन। ब्यूटी बोन किस अस्थि को कहा जाता है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलर बोन किस अस्थि को कहा जाता है। तो याद रखना बेटा दोनों का आंसर सेम है, क्लेविकल अस्थि। क्लेविकल जो बोन है बेटा ये अंश मेखलाओं में आती है। अंश मेखलाओं में आती है। आप कह सकते हो कि ये कंधे की अस्थि है। ये क्या है बेटा? ये कंधे की अस्थि है। और कंधे की अस्थि दो होती है, जो आगे आपको दिखाई देती है। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे स्पष्ट रूप से दिखती है। स्पष्ट रूप से तो नहीं दिखती, पर ये वाली जो अस्थि होती है बेटा, ये वाली, ये होती है क्लेविकल। हमारा कोलर जो होता है बेटा वो इसी अस्थि पर टिकता है। ठीक। और बेटा छोटे बच्चों में हंसली की समस्या इसी अस्थि की वजह से आती है। सुंदरता की अस्थि इसलिए इस अस्थि को इसलिए कहा जाता है क्योंकि भैया जो एक्टर्स होती है वो बेटा, उनमें देखो होगा जैसे कि शिल्पा शेट्टी, उनमें ये जो क्लेविकल अस्थि है स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो इसे बेटा सुंदरता की अस्थि माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिसमें ये अस्थि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हो वो इंसान सुंदर है। इसलिए बेटा इसे सुंदर अस्थि भी कहा जाता है। खुंगाड़े का हार्ड इसी अस्थि को कहा जाता है। पहले खुंगाड़े आती थी बेटा, पहले के जमाने में खुंगाड़ी आती थी, वो बेटा इसी अस्थि पर पहनी जाती थी। कहने का मतलब पहनते तो थे उसको गले में, लेकिन वो इसी अस्थि पर टिकती थी। इसलिए बेटा इस क्लेविकल को खुंगाड़ी का हार्ड कहा जाता है। छोटे बच्चों में जो हंसली की समस्या आती है बेटा वो इसी ही अस्थि की वजह से आती है। और हमारा जो कोलर जिस अस्थि पर टिकता है बेटा वो इसी अस्थि पर टिकता है। ठीक है, ओके। एक होती है बेटा आपके कंधे के पीछे वाली अस्थि, ये वाली, इसे कहा जाता है स्कैपुला। इसके बारे में बता देता हूं। ये दो अस्थि है बेटा, एक ये वाली और एक ये वाली। इस अस्थि को कहा जाता है ब्यूटी बोन और कोलर बोन। खुंगाड़े का हार्ड, छोटे बच्चों में हंसली की समस्या, सुंदरता की अस्थि, कोलर अस्थि, इसी अस्थि को कहा जाता है। तो आशा करता हूं बेटा ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या वास्तव में आपको लग रहा है कि भैया मैंने पूरा चैप्टर कवर किया? हाँ गाइज, मैंने पूरा चैप्टर कवर किया। अब लास्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 5, उसके बारे में चर्चा करते हैं। और फिर भी गाइज अगर आपको लगता है कि भैया क्वेश्चन रह गए, हाँ कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन रह गए हैं बेटा, जैसे आपकी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, पूरे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन देखने, आज तक जो भी पूछे गए, ये तो मैंने एक क्लास में कवर करवा दिए, लेकिन बेटा मैंने इनसे संबंधित क्वेश्चन भी करवा रखे हैं 5-5, 7-7 क्लास में। वो पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चैप्टर पढ़ लीजिए, अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा।
बेटा मैं गारंटी के साथ दावा करता हूँ कि अगर आपकी एग्जाम है और आपका कंकाल तंत्र अच्छे से क्लियर नहीं है तो एग्जाम से जस्ट पहले पढ़ लेना। जो क्वेश्चन आएगा बेटा वो इसी क्लास से आएगा। इतनी बात क्लियर है? ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके। देखिए बेटा, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि पसली पिंजरा बना होता है। आपका जो पसली पिंजरा होता है ये किसका बना होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन नंबर बी है पसलिया, ऑप्शन नंबर सी है स्टर्नम और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। गाइज अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। गाइज जो पसली पिंजरा होता है वो इन तीनों का ही बना होता है। देखिए जो स्टर्नम होती है ये होती है भैया आपके सीने की अस्थि, सीने की अस्थि जिसका आकार बेटा टाई के समान होता है। इसका आकार किसके समान होता है बेटा? इसका आकार टाई के समान होता है। जो हम टाई पहनते हैं ना उसके समान होता है, कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके की होती है। टाई के समान बेटा इसका आकार होता है। टाई के समान बेटा इसका आकार होता है, ठीक है। जो पसलियां होती है बेटा ये 12 जोड़ी होती है और संख्या में 24 होती है। रीढ़ की हड्डी बच्चे में कितनी होती है? बच्चे में होती है बेटा 33 और वयस्क में अडल्ट में होती है बेटा 26। जब आप चैप्टर पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा बेटा कि 33 से घटकर 26 क्यों होती है। तो बेटा आपकी रीढ़ की हड्डी पीछे होती है, ये वाली अस्थि बिल्कुल बीचों बीच में जा रही होती है। सीने की अस्थि ये वाली अस्थि होती है और पसलियां बेटा ये होती है। जो पसलियां जो होती है आगे तो इस सीने की अस्थि से जुड़ी हुई होती है और पीछे की तरफ इस रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई होती है। तो बेटा जो पसली पिंजरा होता है वो इन तीनों अस्थियों से मिलकर के बना होता है, रीढ़ की हड्डी से, पसलियों से और स्टर्नम से। आपको बेटा यहाँ पर एक डायग्राम दिख जाएगा पसली पिंजरा का। इस पसली पिंजरा में आप देख सकते हो बेटा कि जो स्टर्नम है वो आगे की तरफ है, पसलियां जुड़ी हुई होती है, पीछे से तो रीढ़ की हड्डी से और आगे से स्टर्नम से, और इसके बीच में बेटा आपका हृदय और जो लंग्स होता है बेटा वो सुरक्षित रहता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एक बार पूछा गया है कि पसली पिंजरा किसका बना होता है, तो स्टर्नम से, सीने की अस्थि से, पसलियों से और रीढ़ की हड्डी तीनों से बना हुआ होता है। और बात करें बेटा, देखिए आपका जो कपाल होता है इस कपाल में 8 अस्थियां होती है। आपके चेहरे पर बेटा 14 अस्थि होती है। कितनी अस्थि होती है? 14 अस्थि होती है। आपके एक कान में बेटा 3 अस्थि होती है, दूसरे में भी 3 होती है, टोटल 6 अस्थि होती है। आपके एक हाथ में बेटा 30 अस्थि होती है, दूसरे में भी 30 होती है, टोटल 60 होती है। आपके पैर में बात करें तो आपके पैर में भी 30 अस्थि होती है, दूसरे पैर में भी बेटा 30 अस्थि होती है, टोटल मिलाकर 60 अस्थि होती है। बोलो बात समझ में? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जो अक्षीय कंकाल होता है उस अक्षीय कंकाल में बेटा 80 अस्थि होती है और जो उपांगीय कंकाल होता है इसमें 126 अस्थि आती है। तो 80 और 126 कितनी हो गई? 206 अस्थि हो गई। तो आशा करता हूं बेटा ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो आज यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूं बेटा मैंने पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश की है इस क्लास में। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो बेटा आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चैप्टर पढ़ सकते हैं। और चैनल पर जाकर अगर आप विजिट करोगे प्ले लिस्ट में तो भैया वो आपको जहाँ पर मैंने इस चैप्टर के MCQ क्वेश्चन करवा रखे हैं शायद मैं उसका भी लिंक ही डाल दूंगा, नहीं तो बेटा प्ले लिस्ट में जाकर चेकआउट कर लेना। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के टॉप 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ किसी नई क्लास में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया अगर किसी ने नहीं लिया तो। ठीक है, चलते हैं, बाय।